Hello everyone, this is Megha and welcome to Punk Academy. So in this video we are going to continue with chapter number 4 that is poverty and इसका part 1 हमने इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट किया है. So go check that video first and अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले टॉपिक से. तो अब हमें पढ़ना था पॉवर्टी लाइन कि पॉवर्टी लाइन क्या होता है. तो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो नंबर ऑफ पुअर्स को डिटरमाइन करती है और उनके बेसिस पे कैटेगराइजेशन करती है. तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने अलग अलग वेज निकाले टू मेजर पॉवर्टी लाइन, लेकिन एक वे उनने निकाला जिसको बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. So the one way to find out poverty is determining it by per capita expenditure. एक इंसान का जितना खर्चा होगा उस हिसाब से हम पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करेंगे. तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक मिनिमम कैलोरी इनटेक ले लिया कि एक बंदा इतना कैलोरी इनटेक करेगा. रूरल एरिया के हिसाब से उन्होंने लिया 2400 रूरल पर्सन के लिए और 2100 कैलोरी एक अर्बन एरिया के लिए. ठीक है, तो इस बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि पॉवर्टी लाइन के अबव कौन आएगा और पॉवर्टी लाइन के बिलो कौन आएगा. तो बेस्ड ऑन दिस इन 2011 and 12 the poverty line was defined for rural areas as consumption worth rupees 816 per person a month. मतलब एक इंसान अगर रुपए 816 खर्च कर रहा है रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में वो मिनिमम लिया गया 1000. ठीक है, अगर इससे कम खर्च कर रहा है मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन आएगा. तो रूरल के लिए अलग है, कैलोरीज रूरल के लिए 2400 है और अर्बन के लिए 2100 है और खर्चा जो है वो एक महीने का है 816 रुपी. मीन्स अगर आप रूरल एरियाज में रह रहे हो और आप एक महीने में इतना खर्च कर रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के अबव हो मिनिमम, और अगर 816 से आप कम खर्च कर रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के बिलो हो. मतलब क्योंकि इतना बेसिक कंजम्पशन है, बेसिक एक्सपेंडिचर है, ये तो आप करोगे ही. बेसिक फूड के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लोथ, शेल्टर, इतना तो आप करोगे ही. ऐसे इसमें कुछ लग्जरी आइटम या कुछ ऐसे अलग से आइटम नहीं आता है, सिर्फ एसेंशियल आइटम्स का इतना खर्चा होगा. और अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो तो आप मिनिमम टू मिनिमम 1000 का खर्चा करोगे रोटी कपड़ा मकान पे बस. ठीक है, अगर इससे बिलो आपका खर्च हो रहा है तो आप पॉवर्टी लाइन के अंडर आओगे. तो गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को क्या बोला, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर MPCE. इसके लिए ने प्रॉक्सी लिया इनकम. ठीक है, तो लेकिन क्या ये जो मैकेनिज्म है वो सेटिस्फैक्टरीली है कि एक इंसान के खर्चे पे आप बता सकते हो दैट ही इज पुअर और ही इज नॉट पुअर. अब कुछ इकोनॉमिस्ट ने आर्ग्यू किया कि इस मैकेनिज्म के साथ पुअर, ये इस मैकेनिज्म के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सारे पुअर को एक साथ ग्रुप कर देता है. उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं करता कि सबसे ज्यादा पुअर, एब्सोल्यूट पुअर कौन सा है और थोड़ा उससे कम पुअर कौन सा बंदा है. तो किसको ज्यादा हेल्प चाहिए है और किसको उससे कम हेल्प चाहिए. तो मतलब ये सारे ही पुअर को एक साथ ग्रुप कर देता है. तो इस मैकेनिज्म की एक ये प्रॉब्लम थी. दूसरी इस मैकेनिज्म की ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही इनकम और सिर्फ इनकम को और एक्सपेंडिचर को एज अ प्रॉक्सीज ने लिया और बाकी जो अदर चीजें आती हैं जैसे एजुकेशन, लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सारी चीजें वो इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा है. तो ये सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, जैसे बेसिक एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, तो ये सारे फैक्टर्स वो उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा है. सिर्फ एक एक्सपेंडिचर इंक्लूड करके बोल रहा है कि दिस पर्सन विल कम अंडर पॉवर्टी लाइन और उसमें भी सारे ही जितने भी पुअर हैं उन सबको एक ही ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया. अब इसमें से सबसे ज्यादा किसको नीड है, सबसे ज्यादा किसको नीड है, तो ये कैटेगराइजेशन करना भूल गया. ऑल्सो ये बाकी सोशल फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करता है जैसे हमारा लिटरेसी, हेल्थ हो गया और लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स. तो ये सारे सोशल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट हैं. अगर एक बंदा सोसाइटी में रह रहा है तो ये सारे सोशल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा लिमिटेड चीजें ही ले रहा है, सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर ही ले रहा है. अब जो एम होना चाहिए पॉवर्टी को इम्प्रूव करने का, वो इंसान के सोशल फैक्टर्स भी उसमें इंक्लूड करें. सो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज अबाउट रिमूविंग द ऑब्स्टिकल.
डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एक इंसान को उसके बेसिक नीड देना नहीं है, बाकी उसके रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जैसे इलिटरेसी हो गया, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेशन, इन सबको हटाना और उसको ग्रोथ देना। क्योंकि जब ये सारी चीजें उसके रास्ते से हटेंगी, ठीक है, बेसिक नीड्स तो उसको मिल गई, लेकिन इन सारी चीजों का मिलना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी वो जाके ग्रो हो पाएगा अपनी लाइफ में। लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, अब आप सपोज ये एग्जांपल लें, एक कोई भी पुअर पीपल है, उसको उसके एसेंशियल चीजें मिल गई, उसको 2 टाइम का मील मिल रहा है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, लेकिन बाकी चीजें, उसकी सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, अगर ये सारी चीजें उसको तब नहीं मिल रही हैं, तो हम नहीं कह सकते दैट ही इज अबव पॉवर्टी लाइन, क्योंकि ये सारी चीजें भी, ये सारे बेसिक सोशल फैक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने बाकी जो बेसिक नीड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि हमने 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, मतलब एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद हमने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की, और ये सारी चीजें मतलब इम्प्रूव हुई 1990 के बाद। लेकिन अब गवर्नमेंट तो ये डाटा शो करेगा ही, क्योंकि उसको ये नहीं दिखाना था कि हमने 1990 के बाद सिर्फ डिक्लाइन रेट ही देखी है, ये तो नहीं दिखाना था। अब फ्लक्चुएशंस तो हुए हैं, उसके बाद भी काफी फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी में देखने को मिले हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 1991 के रिफॉर्म के बाद पॉवर्टी हमारी कंट्री की इंप्रूव हुई है। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये क्लेम किया है कि गवर्नमेंट ने डेटा को मैनिपुलेट किया है अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हाँ उनने काम किया है और उनकी जो पॉलिसीज थी वो वर्क करी है हमारे फेवर में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी जो पॉवर्टी है वो काफी ज्यादा है हमारी कंट्री में। 1/5 टोटल पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी की, वो सिर्फ इंडिया में रिसाइड करती है, तो हालत बहुत ज्यादा खराब है और गवर्नमेंट को बहुत ही सिंसियर स्टेप्स अभी भी लेने की जरूरत है। अब अमृता सेन थे, काफी अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, तो अमृत सेन है, उनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स ने, तो उनने डेवलप किया सैन इंडेक्स। सैन इंडेक्स उन्हें डेवलप किया और उसमें पॉवर्टी लाइन को, पॉवर्टी गैप है जो, उसको उनने उससे कैलकुलेट करना मींस ट्राई किया, तो उनका एक इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं सैन इंडेक्स। तो आपको नाम याद रखना है, अमृत सेन थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, एंड ही हैज डेवलप्ड सैन इंडेक्स टू फाइंड आउट द पॉवर्टी, मींस उन्होंने एक अटेम्प्ट किया था। उसके अलावा भी काफी सारे पॉवर्टी टूल डेवलप हुए, जैसे पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप, ये हम इनके बारे में और बाकी चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पुअर कितने हैं और हम उनको क्या बोलते हैं। तो जब हम नंबर ऑफ पुअर एस्टिमेट करते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, उसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। यू हैव टू नो व्हाट इज हेड काउंट रेशियो। द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब पॉवर्टी लाइन के अंडर जितने लोग आते हैं उसको हम उसके प्रपोर्शन को हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। अब आप ये जानना चाहते होंगे हमारी कंट्री में कितने टोटल नंबर ऑफ पुअर पर्सन्स हैं और उनका नंबर कितने से इंक्रीज हुआ है और कितने से डिक्रीज हुआ है। अब जो ऑफिशियल डेटा है वो हमें ऑन पॉवर्टी, वो हमें मिला बाय नीति आयोग। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हटा के बनी 2015 में, मींस इसको डिसॉल्व करने के बाद नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग एस्टेब्लिश की। तो इसके बेसिस पे एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेटा है वो पॉवर्टी पे कलेक्ट किया है। अब ये चार्ट 4.3 इसको शो करता है। अब हम चार्ट 4.3 देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसएसओ। अब इनने डेटा दिए हैं ईयर 1973 से 2012 के। 1974 में मोर देन 320 मिलियन पीपल वर बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब 320 से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। इन दिस नंबर हैज कम डाउन टू 270 मिलियन। फिर ये नंबर है वो 2011-12 में 270 मिलियन हो गया, मींस हाँ डिक्रीजमेंट हुआ 1973 से 2012 तक 270 मिलियन ये पहुंच गया। अब 1973-74 में 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज बिलो द पॉवर्टी लाइन। फिर 2011-12 में इट हैज फॉलन टू 22%, 22% से हमें गिरावट दिखी इसमें। In 1973 to 74, more than 80% of the poor resides in rural areas.
अब हमें पता है हमारी इकोनॉमी है वो रूरल इकोनॉमी है, ज्यादातर 85% ऑफ द पीपल वर लिव्स इन रूरल एरियाज, तो ये 80% थी हमारी टोटल पॉपुलेशन। फिर resides in rural areas, and this situation has not changed even in 2011-12. This means that more than 3/4 of the poor in India still resides in villages. Means अभी भी हमारी population का 3/4 of the people resides in villages. Means हाँ थोड़ा बहुत improve हुआ है कि लोग shift हुए in search of jobs, in search of opportunity for better education and all that. तो ये सारे लोग shift हुए हैं रूरल से अर्बन एरियाज में, लेकिन इसका प्रपोर्शन उतना कुछ ज्यादा नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग, अभी भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। अब सेकेंड डेटा बोलता है 1990s का कि जो एब्सोल्यूट पुअर है वो रूरल एरियाज में डिक्लाइन हुए हैं, मतलब जो पुअर पीपल है एकदम एब्सोल्यूट पुअर है उनका प्रपोर्शन रूरल एरियाज में घटा है, लेकिन अर्बन काउंटर पार्ट्स में इंक्रीज हुआ है। अब हम ये बोल सकते हैं कि माइग्रेशन इसका एक रीजन है कि जो एब्सोल्यूट पुअर थे वो शहरों में माइग्रेट कर गए, तो वहां पे उनका प्रपोर्शन बढ़ गया। फिर जो अगला डेटा है वो ये बोल रहा है कि जो पॉवर्टी रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है दोनों अर्बन एंड रूरल एरियाज के लिए। 1973 से लेके 2012 तक हमें जो पुअर का प्रपोर्शन है उसमें डिक्लाइन मिला है, लेकिन जो एब्सोल्यूट पुअर है उनका भी परसेंटेज बढ़ा है। मीन्स हाँ पॉवर्टी में जो है वो डिक्रीजमेंट हमें मिला है, लेकिन जो एब्सोल्यूट पुअर की जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा कुछ प्रॉस्पर नहीं है। जो रेशियो है डिक्लाइन होने का, पॉवर्टी डिक्लाइन होने का, दैट इज मच स्लोअर देन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। तो इस गैप पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। Also, you have noticed that gap between absolute number of poor in rural and urban areas got reduced, whereas in the case of ratio, the gap has remained the same until 1993 to 1994 and has widened in 2011 and 12. अब let's see chart 4.4. इसमें अलग अलग states का पॉवर्टी का प्रपोर्शन दिया है, आंध्र प्रदेश का दिया है और ईयर भी इसमें मेंशन है। ये आपको जो ग्रे लाइन दिख रही है, ये ग्रे वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ये 1973 से लेके 1974 का डेटा है, मींस पॉवर्टी का। और जो 2011-12 में है, ये कितने स्टेट्स ने कितना इम्प्रोवाइजेशन किया है, कहाँ पे पॉवर्टी लाइन वो डिक्रीज हुई है। तो जो ग्रे लाइन है वो 90s वाली है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश हम देखते हैं, आंध्र प्रदेश की 49 थी पहले, अब 9 है, मतलब 40% कम हुई है। बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश ने। फिर बिहार है, बिहार का 62 था, अब 34 हो गया। गुजरात 48-17, गुजरात का भी गैप हुआ है। फिर कर्नाटक में भी अच्छा खासा गैप देखने मिला है हमें कि 90s में पॉवर्टी लाइन बहुत ज्यादा थी, फिर एकदम कम हो गई। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अभी भी कुछ ज्यादा कुछ खास हमको नई गिरावट मिली है, लेकिन हाँ ठीक है। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 53 था पहले, अब 32 हो गया है। उड़ीसा में 66-33, राजस्थान 46-15, तमिलनाडु 55-11, तमिलनाडु ने सबसे अच्छी ग्रोथ की है। देन उत्तर प्रदेश 57-29 एंड वेस्ट बंगाल 63-20, वेस्ट बंगाल ने भी काफी अच्छी ग्रोथ की है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा हम देख सकते हैं उड़ीसा ने भी ग्रोथ की है, फिर वेस्ट बंगाल ने बहुत ही अच्छी की है, देन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सारे स्टेट्स हैं जिनकी पॉवर्टी में गिरावट आई है, मतलब नंबर ऑफ पुअर जो उनके स्टेट्स में रिसाइड करते थे उनमें गिरावट आई है। अब ये ट्रेंड, ये जो चार्ट है वो हमें दिखाता है कि कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी और अब उनमें कम है, और कुछ स्टेट्स हैं जिनमें पहले बहुत ज्यादा थी, हाँ अब थोड़ी कम हुई है, पर सारे स्टेट्स में हमें देखने को मिला कि पॉवर्टी डिक्रीज तो हुई है। हमें चार्ट से क्या पता चला कि जो 6 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, इनमें सबसे ज्यादा पुअर रिसाइड करते थे 1973-1974 में, और ड्यूरिंग 1973 से लेके 2012 में बहुत सारे इंडियन स्टेट हैं जिनकी पॉवर्टी डिक्रीज हुई।
जैसे कि हम बोल सकते हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार। अब इस डाटा से हमें पता चला कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनने अभी भी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है, ठीक है। तो जैसे हम कह सकते हैं 4 स्टेट्स हो गए, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये अभी भी फार अबव है नेशनल पॉवर्टी लाइन में, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा पुअर पीपल रह रहे हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा गरीब स्थिति है। फिर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, इनने अच्छी खासी ग्रोथ की है पॉवर्टी लाइन में। हाँ, तो ये जो स्टेट्स हैं ये डेवलप्ड स्टेट्स भी हैं। बंगाल हो गया, काफी ज्यादा डेवलप्ड है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो ये तो काफी ज्यादा डेवलप्ड स्टेट्स हैं। अब ये हमारे जो बाकी स्टेट्स हो गए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इनमें सब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी है। सेकेंड चीज है कि यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर भी है। थर्ड चीज ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन से अभी भी अनअवेयर हैं, तो यहाँ पे आपको पुअर पीपल का रेशियो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। Now the next topic 4.5 is what causes poverty. Poverty के क्या क्या causes हैं, क्या क्या reasons रहे हैं, हम historic point of view से भी देखें तो past इतने सारे सालों में क्या क्या चीजें हैं जिनने हमारी कंट्री में इतने ज्यादा पुअर कर दिया लोगों को, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो पॉवर्टी है वो किसी एक फैक्टर से नहीं बनता, ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। तो सबसे पहले है जो पुअर हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, कोई स्किल वो एक्वायर नहीं कर पाते हैं और उनके पास कोई बेटर इनकम ऑप्शंस भी नहीं होते हैं। बहुत अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट वाले वो काम करते हैं, लेबर जॉब हो गया, जब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा तब तक उनको इनकम मिलेगी, कंस्ट्रक्शन रुक गया तो उनकी इनकम भी चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कुछ रहेगा नहीं, अनस्टेबल लाइफ, अनस्टेबल इनकम। ऑल्सो एक्सेस टू हेल्थ केयर इज डिनाइड टू द पुअर, ऑल्सो हेल्थ केयर तो कुछ होता ही नहीं है उनके यहाँ पे। अब ये मेन विक्टिम्स इसके हम कह सकते हैं कास्ट है, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम काफी है, रिलीजन, और भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं जिनके वजह से पॉवर्टी कॉज होती है। अब इसके कॉजेज हैं, इनने बोल दिया सोशल फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे ये रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमिक की इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही डेवलप नहीं हो पा रही हैं, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, सोशल एक्सक्लूजन की उनको हम सोसाइटी का पार्ट ही नहीं मानते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा रीजन है, अनएम्प्लॉयमेंट, इनडेप्टनेस, लोन और बोरोइंग्स और उस पे इंटरेस्ट, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं वो उनको लूट लेते हैं तो कर्जे का शिकार हो जाते हैं। फिर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा है और इनके पास जरूरी वाली चीजें भी नहीं है। तो एग्रीगेट पॉवर्टी मतलब टोटल पॉवर्टी है, वो सम ऑफ इंडिविजुअल पॉवर्टी, हर एक इंसान की पॉवर्टी को मिला के एग्रीगेट पॉवर्टी बनती है। अब जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में क्या क्या आती हैं, लो कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ डिमांड, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नीड्स। तो ये सारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं ये सारी कॉजेज हैं पॉवर्टी की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमने चैप्टर 1 में देखा था कि कैसे ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारी इंडिया में बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत खराब था, ब्रिटिश हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब हमारा इंडिया है वो एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, मींस हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते थे, तो हमारा इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गया, इनने बहुत ही चीप इंपोर्ट प्रोडक्ट्स कर दिए, लाने लगे ये हमारे यहाँ से, तो लोग चीप वाले प्रोडक्ट्स खरीदने लगे, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो डिक्लाइन हो गई, हमारा इंडिया एक मेजर इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल रह गया। तो ये सारी चीजें हैं, ये काफी ज्यादा हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल रही हैं इंडिया में पॉवर्टी के लिए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर द ब्रिटिश रूल, अब हम सिर्फ इंपोर्ट करते थे कॉटन क्लॉथ और हमारे यहाँ से कॉटन जाता था। हमें पता है कि हमारे यहाँ 70% जो लोग हैं उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर ही था, लेकिन ब्रिटिश पीरियड में कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। उनको मालूम भी था हमारे यहाँ ज्यादातर लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं लिया एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने का, और ऊपर से उसको एक्सप्लॉइट किया, ये बहुत ज्यादा जमींदार बना दिए, लैंड रिफॉर्म्स रख दिए, हैवी टैक्स, तो ये सारी चीजें हैं, इन्हें एक्सप्लॉइटेशन किया तो उससे एग्रीकल्चर गिरा, जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे उनको लॉस हुआ, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गया और वो पॉवर्टी का शिकार हो गए। इवन हमारे पास फूड ग्रेन्स भी, जो हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे, इससे
क्या हुआ कि हमारे यहाँ के लोग हैं वो फैमिनीज, स्टारवेशन का शिकार हो गए, हंगर, भूखमरी, मतलब ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ी, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो हमारे यहाँ से फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करने लगा। अब वो हमारे यहाँ से फूड ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहा था, तो हमारे यहाँ एसेंशियल गुड्स की प्रॉब्लम हो गई, शॉर्टेज आ गया, तो हम बहुत ज्यादा फैमिनीज का शिकार हुए। 1875 और 1900 के बीच में हमारे यहाँ के लोग मर गए उनके वजह से। अब ब्रिटिश का मेन गोल क्या था, वो अपने मार्केट के लिए इंडिया को, वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते थे, मतलब इंडिया में उन्होंने एक मार्केट बना लिया ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए, और अभी भी हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां से चीजें उनकी चीजों के लिए। अब जो ब्रिटिश का मेन गोल था कि वो इंडिया में एक ब्रिटिश मार्केट बनाना चाहते थे, और वो ब्रिटिश की चीजें, अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करना चाहते थे हमारे यहाँ, ठीक है। जो ब्रिटिश राज में मिलियंस ऑफ पीपल वर इम्पोवराइज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, हमारे यहाँ काफी लोग गरीबी का शिकार हुए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को इन्हें प्लंडर्ड कर लिया, हमारी इंडस्ट्रीज को बंद करवा दिया, हमारे यहाँ इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, मतलब इनने पूरी धज्जियां उड़ा दी थी हमारे यहाँ की इकोनॉमी की, हमारे यहाँ के लोगों की, हमसे ही हमारी चीजें ली, हमें काम करवाया, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर गया, मीन्स सब कुछ इनने तहस नहस कर दिया था। और अपने मार्केट को इन्हें स्ट्रॉन्ग बना लिया, वहां से हमें कॉटन के कपड़े भेजते थे, हमारी कॉटन ले जाते थे, उसी से हमें कपड़े बना के देते थे, हमें डिपेंडेंट बना दिया। तो इसके वजह से इतने सारे लोग मरे थे 1957 1998 के बीच में, ड्यू टू फैमिन एंड हंगर। अब इनने क्या किया, बहुत सारे जो लोकल लैंडर्स थे उन पे बहुत ज्यादा इनने हाई टैक्स रख दिए, पीनेंस पे, और जितने भी लोग थे उन पे बहुत ज्यादा टैक्सेस रख दिए, बहुत ही हाई टैक्स रख दिए। अब वो कहाँ से अपनी चीजें बेचे, तो ये लोगों का जो आम आदमी थे उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा था 1857 58 के बीच में, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे ये, तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जिससे हमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखने मिला। आपने पढ़ा होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हिस्ट्री में, कि ब्रिटिश रूल के अंडर जो पहला रिवॉल्ट हुआ था वो 1857 में हुआ था, और 1857 के बीच में लोगों के अंदर एक काफी एंगर जागा कि यार ये तो हमें पूरा ही बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो इसलिए बहुत सारे जो लीडर्स हैं, महारानी लक्ष्मीबाई हो गए, नाना साहेब, तो जितने भी ये स्पेशली बुंदेलखंड साइड लोग थे, रूलर्स थे, उनने पार्टिसिपेट किया 1857 के रिवॉल्ट में, और काफी इम्पोज किया, काफी सारी रैलीज निकाली, इन काफी लड़ाइयां हुई, वॉर्स हुए, वो इन्हीं का रीजन था, क्योंकि इनने टैक्स रेट्स बहुत हैवी कर दिए थे, ठीक है। दूसरी चीज ये एनिमल्स की दूसरी चीज ये एनिमल्स की स्किन से अपनी बुलेट का कुछ बना रहे थे, और तीसरी चीज की एक कोई फेमस लीडर थे उनकी इनने पेंशन रुकवा दी थी। तो इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन के बाद लोगों को गुस्सा आएगा, तो वही गुस्सा बन गया 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर है वो प्रिंसिपल सोर्स है लाइवलीहुड का और बाकी सारी चीजों का। तो ब्रिटिश पीरियड में आपको पता है कि कैसे इनने जमींदार बना दिए और अलग अलग ऐसे एक मिडिल मैन बना दिया, जो फार्मर्स को और स्मॉल टीनेंट्स हैं उनको तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत झेलना पड़ा। फिर इंडिपेंडेंस के बाद से सबसे पहले गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में ही अटेम्प्ट्स लिए, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, सब्सिडीज दी, लैंड दिए, वेज लेबर्स रखे, और काफी सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लिए गए। लेकिन उसके बाद से भी ये हुआ कि 1991 की जो पॉलिसीज हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बेनिफिशियल नहीं हुई, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी को एक ओपन इकोनॉमी बना दिया, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ा। अब इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से हमारे फार्मर्स फिर से डेप्थ में चले गए। तो ये सारी चीजें हमारी एग्रीकल्चर को काफी इम्पैक्ट करती हैं, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी है दैट इज एग्रेरियन इकोनॉमी, ज्यादातर लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हैं। और अगर आप वही सेक्टर को उसी सेक्टर पे आप ध्यान नहीं दोगे तो ऑब्वियसली ज्यादातर लोग डेप्राइव्ड हो जाएंगे, ज्यादातर लोग लॉस फेस करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं। ऑल्सो जो इंडिया में लार्ज सेक्शन है
वो रूरल पुअर हैं, ठीक है। मतलब गांव में जो फार्मर्स रहते हैं वो बहुत ही स्मॉल छोटे फार्मर्स होते हैं, उनकी लैंड होल्डिंग्स भी बहुत ही कम होती है, लेस फर्टाइल होती है। वो रेन पे डिपेंड होते हैं कि अगर बारिश होगी तो हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होगा, बारिश नहीं होगी तो हमारा एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। मतलब अभी भी बहुत सारे फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स ही हैं। अब स्मॉल है तो वो इतने केपेबल ही नहीं है कि वो कुछ भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, कोई मशीन अडॉप्ट करें या फिर फर्टिलाइजर्स खरीदें। तो इसके वजह से जो हम बहुत पीछे हैं, वरना एग्रीकल्चर तो ऐसी चीज है कि अगर उसको अच्छे से करो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, बहुत ही लेबर कंज्यूमिंग सेक्टर है, बहुत हार्ड वर्क है, लेकिन हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, मतलब छोटे फार्मर्स हैं, काफी कम इन्वेस्टमेंट है उनके पास और बहुत ही कम अवेयरनेस है। तो गवर्नमेंट को और भी ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करे, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ही लोग करते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में। एमपी, यूपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ऐसे एरियाज में एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा होता है। जो मेनली लोग हैं, आम आदमी है, वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। अगले पैराग्राफ में ये हमें बता रहे हैं कि आपने सुना होगा फार्मर्स की न्यूज जो सुसाइड कर लेते हैं। तो वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनको अपने वो ने कुछ भी अपने लैंड के लिए लोन लिया, ठीक है। अब लोन लेते लेते उन पे इतनी ज्यादा बोरोइंग्स हो गई कि वो इतनी बोरोइंग्स का शिकार हो गए, अब वो कहाँ से वापस करें इतना सारा लोन। तो इसलिए हमें ये दुखद जो न्यूज है वो सुनने आती है कि फार्मर्स ने सुसाइड कमिट कर लिया बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू पे बैक। अगले पैराग्राफ में दे आर सेइंग कि जो रूरल पुअर हैं वो माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज में इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जिनके ज्यादा लैंड नहीं है गांव में, या फिर जिनके पास एग्रीकल्चर नहीं है, वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब अर्बन एरियाज में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो इतने सारे लोगों को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता क्योंकि इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोग कैसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। अब जो अर्बन पुअर हैं, या तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है या तो इंटरमीडिएटली एम्प्लॉयड है, कैजुअल लेबर्स की तरह। मतलब कभी कभी उनको काम मिलेगा और कभी काम नहीं मिलेगा। मतलब उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई एसेट नहीं है, लिमिटेड स्किल्स हैं और स्पेयर अपॉर्चुनिटीज एंड नो सरप्लस टू सस्टेन देम। उनको और वो उतना ही कमा पाते हैं। एंड जो अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं वो लेबर्स उतना ही कमा पाते हैं जिससे वो अपना जीवन का गुजारा कर सके, मतलब रोटी कपड़ा मकान बस। अब उनके पास कुछ सरप्लस नहीं हो रहा तो वो कुछ एजुकेशन एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्किल एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऑल्सो हमारे यहाँ पे ये कास्ट सिस्टम है, इसने भी काफी ज्यादा पॉवर्टी फैलाने में मदद की, कह सकते हैं हम। SC ST कास्ट के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पहले बहुत कम मिलती थी, लोग उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते थे किसी भी काम में, या फिर उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी। तो वो कैसे कुछ भी उनके पास नॉलेज और स्किल कहाँ से होगा। तो इसलिए अब तो गवर्नमेंट ने काफी रिजर्वेशंस कर दिए हैं और काफी पॉलिसीज उनने लगाई जिसकी वजह से कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव हुई। लेकिन अभी भी जो जिन लोगों को जरूरत है इन रिजर्वेशंस की, पॉलिसीज की, अभी भी उन लोगों तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। अब जो पॉवर्टी है वो ऑल्सो रिलेटेड है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, मतलब क्या बंदा कौन सा काम कर रहा है। अनस्टेबल अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे टाइम तो वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। ऑल्सो बहुत लेस पे मिलता है, अगर थोड़ी सी भी प्राइस इंक्रीज हुई एसेंशियल गुड्स की तो फिर से वो पॉवर्टी का शिकार हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा हार्डशिप्स और डेप्रिवेशन है लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स। तो इन सब की वजह से हमारी सोसाइटी में दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक हैं जो प्रोडक्शन के, जिनके पास प्रोडक्शन होता है और अच्छी खासी अर्न करते हैं इनकम, और दूसरे हैं जिनके पास सिर्फ लेबर है फॉर सर्वाइवल, मतलब लेबर वाला काम है सर्वाइवल के लिए। तो जो हमारा फैक्ट है दैट रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर, ये बहुत ज्यादा सही फैक्ट है क्योंकि जो रिच हैं वो और अमीर होते जाएंगे। एक डॉक्टर का बेटा कुछ डॉक्टर या कुछ ना कुछ तो करता जाएगा तो वो आगे ही बढ़ता जाएगा, और एक लेबर है वो खुद ही कुछ नहीं कमा पा रहा है, फिर वो अपने बच्चों को कैसे एजुकेशन दिला पाएगा या कैसे। तो बहुत ज्यादा हार्डशिप्स हैं, तो उनकी पॉवर्टी फिर उनको और ज्यादा पुअर करती जाएगी। अब जो पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा एक मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है दैट नीड टू बी फिक्स्ड इन मेनी एरियाज। नाउ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड पॉवर्टी एलिवेशन।
अब क्या क्या प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज रही पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए। सबसे पहले हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया 1951 से 1956 तक चला, जिसमें हमने मेन फोकस रखा था इकोनॉमिक और सोशल चेंज के लिए, ठीक है, एंड ऑल्सो of poverty and inequalities in income, wealth and opportunities. Second 5 year plan हमने रखा benefits of economic development must acquire more and more to the relatively less privileged class of society. So this was it for this part. I hope you like the video and find it helpful. बाकी हम part 3 में continue करेंगे क्योंकि chapter बहुत ज़्यादा lengthy हो रहा था. So if you like the video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel.